जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको समस्या दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम के रूप में। उसको सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर उसको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 का फर्स्ट नंबर ये देखिए। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समझिएगा, दो नंबर है और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुना है और एक कंडीशन और क्या बोल रहा है, उसका अंतर 26 है। तो एक बात बताइए, दो संख्याओं का यदि अंतर 26 होगा तो अंतर का अर्थ क्या होता है, घटाव, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दो संख्याओं का जब अंतर 26 है तो जरूर उसमें से पहला संख्या क्या होगा, दूसरे संख्या से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा में छोटा को घटाते हैं तभी तो हमको 26 पॉजिटिव में आएगा। और इसमें दूसरा कंडीशन भी यह कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्या आपको ट्रिक सिखाए हैं, जो आपको निकालना है, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसी को आपको एज्यूम करना है। तो बोल रहा है उस संख्या को ज्ञात करने, तो हम वही संख्याओं को मान लेते हैं x और y के टर्म में। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर x इज ग्रेटर देन y। इतना सा आप कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसी को हम एज्यूम कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन भी बता दिए हैं जहाँ पे x क्या है, y से बड़ा है। तो अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बताइए, अंतर का अर्थ होता है घटाव, और चूंकि हम जान रहे हैं 26 पॉजिटिव में आ रहा है मेरा, तो जरूर बड़ा माइनस छोटा हुआ होगा। तो बड़ा मेरा क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 26। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कहता है, पहला संख्या दूसरे संख्या के 3 गुना है। पहला संख्या आपका x है, यहाँ पे लिखिए पहले अगेन। पहला संख्या है आपका x, दूसरा संख्या है आपका y। अगर इन दोनों को इक्वेट आपको करना है तो y में आपको 3 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि x y का 3 गुना है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको y को भी 3 से गुना कर देना होगा। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे, इधर लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x का वैल्यू है 3y। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3y माइनस y इजकल टू 26। आगे सॉल्व करते हैं तो हो गया मेरा 2y इजकल टू 26, इसलिए मेरा y बराबर हो जाएगा क्या, 13। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। फिर हमको x का वैल्यू निकालना है। अब x बराबर क्या है, 3y। चूँकि x बराबर 3y बराबर क्या होगा, y का वैल्यू है 13, तो 13 तिया 39, आंसर सेकंड। अब यहाँ पे लिख दीजिए, सो द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकंड नंबर भी 39। यहाँ पे फर्स्ट नंबर x आप माने हैं तो x को ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट नंबर भी 39 एंड सेकंड नंबर भी 13। क्योंकि जैसा आप माने हैं उस तरह से आप शब्द में इसको लिख दीजिएगा। अब हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं जरा। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, जहां x ग्रेटर देन y।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लिखिएगा आप प्रश्न से, अगेन को लिखिएगा आप पुनः। अब बाकी सब चीज़ तो वही है, यहाँ पे इसका लिख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, सो द फर्स्ट नंबर इज, यहाँ पे क्या माने हैं x, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए क्या है 39, एंड सेकेंड इज, अब देखिए सेकेंड आपका क्या है y, और y का वैल्यू क्या है 30। आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। हिंदी वाले लिखेंगे अतः पहली संख्या आपका 39 तथा दूसरी 13 है। नोट करिए इसको। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण क्या है, कुछ बच्चों को पता होगा भी और कुछ को नहीं भी पता होगा। तो चलिए हम रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे संपूरक कोण के बारे में। समझिएगा, माना कोई एंगल है x और कोई दूसरा एंगल है y। हम दो कोण बना दिए हैं, जिसको हम x नाम दे दिए हैं, y दे दिए हैं। अभी इसका वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, ये हम वेरिएबल के टर्म में एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। अब यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, तब हम कहेंगे कि x जो है y का पूरक है, या y जो है आपका x का पूरक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोई कोण को हम पूरक कोण कहेंगे कब, यदि वो किसी दूसरे कोण के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x क्या कर रहा है, y के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाता है, पूर्ण कर रहा है। पूरक का अर्थ क्या होता है, पूर्ण करना। और y क्या है आपका x के साथ मिलकर 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं y यहाँ पे x का पूरक है और x यहाँ पे y का पूरक है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड है। यह इसके बिना 90 डिग्री का निर्माण नहीं कर सकता है और ये इसके बिना 90 डिग्री का निर्माण नहीं कर सकता है। अब चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यू है 30 डिग्री और y का वैल्यू है अब 60 डिग्री, ठीक है। आप देख सकते हैं 30 डिग्री कभी भी 60 डिग्री की सहायता के बिना 90 डिग्री नहीं बना सकता है, और 60 डिग्री आपका कभी 30 डिग्री की सहायता के बिना 90 डिग्री नहीं बना सकता है। तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री का पूरक होता है और 60 डिग्री 30 डिग्री का पूरक होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं वही आपका पूरक कोण को, पूरक कोण, ठीक है। अब संपूरक कोण क्या है इसको समझिए। तो फिर से एज्यूम करते हैं, माना कोई एंगल है x और कोई एंगल है y। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब हम कहेंगे x y का संपूरक है और y आपका x का संपूरक है। तो हम कह सकते हैं यह दोनों आपका कोण क्या है, इंग्लिश में इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण। यानी यह एंगल इसके बिना 180 का निर्माण नहीं कर सकता है और यह एंगल इसके बिना 180 का निर्माण नहीं कर सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल था हम उसको x और y के टर्म में मान लिए हैं। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, तब नीचे लिखते हैं थोड़ा, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चूँकि सप्लीमेंट्री एंगल है x और y तो उनका योग 180 डिग्री होना स्वाभाविक है। तो इसको हम कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगेन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी हम कह सकते हैं x इजकल टू वाई प्लस 18 डिग्री, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स प्लस 18, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला एंगल क्या है आपका दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब चूंकि इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं इसलिए हम y में भी 18 डिग्री को ऐड कर दिए, तभी यह दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। तो यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि x आपका y से बड़ा है, इसी कारण से हम y प्लस 18 डिग्री लिखे हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए पुट करने पे देखते हैं क्या आता है। x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। सॉल्व करिए तो 2y इजकल टू आपका आएगा 180 में आप 18 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा 162 डिग्री। ठीक है, इसलिए y बराबर मेरा क्या आएगा, इसको डिग्री में रख दीजिए, y बराबर आ जाएगा आपका 2 8 16 2 एकम 2 81 डिग्री। अब x बराबर आपका क्या आएगा तो देखिए, इसलिए x बराबर क्या है आपका y प्लस 18 डिग्री इजकल टू 81 प्लस 18। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, डिग्री में है दोनों, तो आपका हो जाएगा 8 2 10 101, 101 में 2 गया 99 डिग्री। आंसर सेकंड। यह है आपका आंसर फर्स्ट। हिंदी वाले लिख लीजिए, माना कि संपूरक कोण x और y हैं, तब x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लिखिएगा प्रश्न से। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं y का वैल्यू जो 181 डिग्री आया है और x का वैल्यू जो आपका 99 डिग्री आया है, इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, हमको पूछ क्या रहा है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का कीमत। तो हम क्या ट्रिक सिखाए हैं, जो आपको पूछे उसी को आपको एज्यूम करना है।
लेट द प्राइस ऑफ ईच बैट बी x एंड प्राइस ऑफ ईच बॉल बी y रुपीज दे दीजिए, रुपया में होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कोच ने क्या किया, 7 बैट खरीदा और 6 गेंद खरीदा। अब बताइए एक बैट का कीमत एज्यूम करिए 5 रुपया है, तो 7 बैट का कीमत कितना होगा, 35 रुपया। तो आप क्या किए, एक बैट का कीमत से 7 बैट का संख्या से को गुना कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बैट का कीमत है x रुपया, तो कोच ने बैट कितना खरीदा, 7 बैट, तो 7 बैट का कीमत क्या हो जाएगा, 7x रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद कोच ने क्या किया, 6 गेंद खरीदा। अब एक बॉल का कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6y, तो यहाँ पे लिख दिए 6y। अब उसको टोटल खर्चा कितना पड़ गया कोच को, तो लिखेंगे टोटल खर्चा आपको पड़ा है 3800 रुपया। अब चूंकि आप बाज़ार में कॉपी खरीदें, बुक खरीदें, दोनों का जो खर्चा हुआ होगा उन दोनों को आप जोड़े होंगे तभी ना आपको कुल खर्चा आप किसी को बता रहे हैं। तो कुल खर्चा का अर्थ है जोड़, यानी ये खर्चा और ये खर्चा को जोड़ दिए तो मेरा 3800 रुपया आ गया, ठीक है। तो इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन देखिए वह फिर खरीदने जाते हैं, तो बाद में उन्होंने 3 बैट तथा 5 गेंद, 3 बैट यानी 3x, 5 गेंद यानी 5y इजकल टू आपका कितना में खरीदा, 1750 में। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 3x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y, इसलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए लिख देते हैं तेजी से। फर्स्ट, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, 7x प्लस 6y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। अब x का वैल्यू क्या है वो नहीं लिखना है, ये लिखना है x। तो 1750 माइनस 5y बटे क्या है आपका 3, तो 7x हो गया मेरा प्लस 6y इजकल टू 3800, ठीक है। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो 7 0 7 35 की 5 बाकी 3 7 7 49 49 3 आपका क्या हो जाएगा 52 की 2 बाकी 5 7 एकम 7 7 5 12, ठीक है। 12,250 आया माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y इजकल टू 3800। इसको आगे सॉल्व करिए। तो 1250 माइनस 35y प्लस आपका 3 छक 18y हो जाएगा, भिन्न का जोड़ आप करिएगा, बटे 3 था, भाग यहाँ 3 में है, रहने दीजिए, आगे अगला स्टेप में बताएंगे। 3800 आगे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हिंदी लिख देते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपया तथा प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। प्रश्न से पुनः x के मान को समीकरण 1 में रखने पर,
चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, इधर मिटाना होगा। ऊपर ही मिटा देते हैं, काहे कि उधर हमको इक्वेशन का कम पड़ेगा। चलिए देखिए, तो हम लिख सकते हैं 1250, माफ़ कीजिएगा यहाँ 12,250 है, 12,250 माइनस 35y अब प्लस 18y, तो कितना हो जाएगा आपका? 18 गया आपका, तो हो गया 17 माइनस 17y इजकल टू 3 भाग है, उधर गुना कर दीजिए, तो 3 8 24 की 4 बाकी 2, 3 3 9, 9 2 11 और 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, अब हम 17y माइनस में इधर कर देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 17y इजकल टू, अब देखिए यहाँ क्या है 11,400 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 12,250 माइनस 11,400 घटाते हैं तो 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 12 में 4 गया आपका 8 हो गया। तो मेरा क्या आया 17y बराबर 850, इसलिए y का वैल्यू अब आपका क्या आ जाएगा 850 अपॉन 70 इजकल टू आपका आ जाएगा 17 × 85। तो y बराबर आ रहा है मैं आप 50 रुपया लिख दीजिए, क्योंकि हर चीज़ आप रुपया में एज्यूम किए हैं, y रुपया या x रुपया यही तो आप एज्यूम किए हैं। तो आप गेंद का कीमत माने थे, प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपया, तो आप देख सकते हैं y बराबर आ गया 50। तो हम कह सकते हैं एक गेंद का कीमत मेरा कितना है 50 रुपया। अब हम आते हैं बैट पे, तो बैट का कीमत माने हैं x, तो यहाँ पे अब लिखिएगा, इसलिए द प्राइस ऑफ each bat इजकल टू x इजकल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। चलिए 1750 लिख दिए। अब 5y बराबर क्या होगा 5 25 250 माइनस 250 अपॉन 3। चलिए घटाव करिए, तो 1750 में आपका 250 हो गया, तो कितना बचा 1500, अब 1500 बटे 3 हो जाएगा आपका 500 रुपया। तो आपका प्रत्येक बैट का कीमत कितना हो गया 500 रुपया। इसको शब्द में लिख दीजिएगा, देयरफॉर या सो लिखिएगा, द प्राइस ऑफ ईच बैट इज 500 एंड द प्राइस ऑफ ईच बॉल इज 50। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः प्रत्येक बैट की कीमत 500 तथा प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कोई टैक्सी होगा तो उसका नियम कानून क्या है कि आप उस टैक्सी पर बैठिए, आपको पैसा लग जाएगा, सिर्फ बैठने का पैसा लगेगा। आप बैठ के उतर भी गए कि नहीं भैया हमको नहीं जाना है, फिर भी आपको जो फिक्स रेट है उसका वो लगेगा ही लगेगा। और उसके अतिरिक्त वो जो भाड़ा आपको लगा बैठने का, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा उसका कुछ भाड़ा तय किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 150 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 155 रुपया। कोई आदमी ट्रैवल किया होगा तो उसका ये आंकड़ा बता रहा है कि वो 10 किलोमीटर तय किया तो 105 रुपया लगता है और 15 किलोमीटर तय करने पे आपका कितना लगता है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो हमको जो क्या ट्रिक सिखाए हैं, जो पूछेगा उसको एज्यूम करना है। तो लिखिए 4 नंबर आपका, लेट द फिक्स्ड प्राइस बी एक्स एंड प्राइस ऑफ
ईच किलोमीटर इज वाई, रुपया में मान लीजिए रुपीज, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्या कहता है 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा लगता है 105 रुपया। सपोज करिए कोई व्यक्ति गाड़ी पर बैठा। अब गाड़ी का एक नियम भी है कि गाड़ी पर आप सिर्फ बैठिए और उतर जाइए तभी वो आपको पैसा लगवे करेगा, यानी सिर्फ बैठने का पैसा एक अलग लगता है जो फिक्स अमाउंट में है, और वही हमको निकालना है। तो हमको मान अभी चूंकि पता है नहीं तो उसको हम मान लिए हैं एक्स रुपीज़। तो कोई व्यक्ति गाड़ी पर बैठा तो उसको एक्स रुपया तो लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद वह दूरी कितना तय किया, 10 किलोमीटर। अब देखिए हम एज्यूम यहाँ पे क्या किए हैं, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू क्या है आपका वाई रुपया, यानी 1 किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हैं तो आपको वाई रुपया देना पड़ेगा। अब चूंकि व्यक्ति कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर पे वाई रुपया, तो 2 किलोमीटर पे कितना 2 वाई रुपया, तो 5 किलोमीटर पे कितना 5 वाई रुपया। उसी तरह 10 किलोमीटर यदि यह व्यक्ति चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा 10 वाई रुपया। ठीक है, अब इन दोनों रुपया जो उसको खर्चा एक साथ जुटा वह आया आपका कितना 105 रुपया। यह हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। यानी कोई व्यक्ति गाड़ी पर बैठा तो एक्स रुपया उसको पहला बैठने का लग गया, फिर उसके बाद वह 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई रुपया लगा, और दोनों खर्चा को जोड़े तो 105 रुपया आ गया। यह है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगेन देखिए, अब आगे क्या कहता है समझिएगा। आपका 15 किलोमीटर पे लगता है 155 रुपया। अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो फिर से गाड़ी पर बैठा तो बैठने का चार्ज उसको एक्स रुपया तो लगेगा ही लगेगा। अब फिर उसके बाद अब वो कितना दूरी तय कर रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का हो गया 15 वाई रुपया। अब दोनों को मिला दिए तो उसको खर्च बैठ रहा टोटल कितना 155 रुपया। रुपया हटा देते हैं अभी। यह हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। अब यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करने पे देखिए क्या आ रहा है, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करिए तो आपका यहाँ पे 10 वाई 15 वाई यहाँ पे बच जाएगा 5 वाई प्लस में। अब 105 इधर देखिए प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 105 माइनस 100 माफ कीजिएगा 155 माइनस 105 क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 5 आपका 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 वाई बराबर है 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। चलिए अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो यहीं पे लिख देते हैं। चूँकि x बराबर क्या है 105 माइनस 10 वाई, या हम इसको लिख सकते हैं 105 माइनस 10 गुना 10 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब हिंदी वालों के लिए ज़रा सा स्टेटमेंट हिंदी में लिख देते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी x, माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, यहाँ पे लिखिएगा पुनः। अब यहाँ पे लिखिएगा x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकल गया है। चलिए नोट करिए पहले इसको।
अब आगे क्वेश्चन कर रहा है आपका कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का दूरी तय करना चाहता है उसी गाड़ी से, तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो हमको चूंकि एक्स वाई का वैल्यू निकल गया है तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सो या देयरफॉर आप लिख सकते हैं द अमाउंट पेड बाय द पर्सन for traveling (25 kilometer) is equal to fixed amount प्लस आपका क्या होगा, कितना किलोमीटर वो चल रहा है, 25 किलोमीटर। तो 25 गुना आपका क्या है, चार्ज पर किलोमीटर आप देख सकते हैं आपका है 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट आपका क्या है 5 रुपया। 5 रुपया प्लस आप लिख सकते हैं 250 रुपया। ₹255 आंसर। नोट करिए। इसलिए 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए व्यक्ति को लगा भाड़ा बराबर फिक्स्ड अमाउंट को आप लिखिएगा नियत भाड़ा। चलिए नोट कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ज्ञात अब क्या करने बोल रहा है, इस चीज़ को समझिए। भिन्न, तो भिन्न किसी रूप में होगा, क्योंकि हमको ज्ञात करना है भिन्न। तो ट्रिक क्या सिखाए हैं, हमको एज्यूम भी करना है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन को पहले एज्यूम कर लेते हैं। यह 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। लेट द फ्रैक्शन बी, अब चूंकि फ्रैक्शन में है तो रेशियो में होगा, is the form of x upon y। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चूंकि यह फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन x/y के रूप में होगा, जहाँ x का कुछ वैल्यू हो सकता है, y के कुछ वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे साथ में दे सकते हैं where x and y are रियल नंबर। ठीक, चलिए हिंदी भी लिख देते हैं। माना कि भिन्न x/y के रूप का है, जहाँ x और y वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है प्रश्न से, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता है आपका
9/11। ठीक है। तो भिन्न में यहाँ पे देखिए अंश क्या है, यानी नोमिनेटर क्या है x और आपका हर क्या है, डिनोमिनेटर y। ठीक है। तो अब अंश में अंश हम x लिख दिए, 2 जोड़िए तो हो जाएगा x + 2। अब हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 जोड़िए तो हो जाएगा आपका y + 2। अब यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिए तो भिन्न मेरा क्या हो जाता है, 9/11। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 11x + 22 = 9y + 18 और इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा आपका 9y - 11x = 18 को उधर भेज दिए, 4 हो जाएगा। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन देखिए क्या कहता है आगे। अगेन हिंदी वाले लिखेंगे पुनः और यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है। अब आगे कह रहा है और यदि इस भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दे तो मेरा भिन्न 5/6 हो जाता है। तो अंश में 3 जोड़ देते हैं तो मेरा होता है x + 3 और हर में जोड़ने पे मेरा होता है y + 3। अब इसमें 3 जोड़ दिए तो मेरा क्या हो जाता है फ्रैक्शन, 5/6। इसको भी सॉल्व करिए आगे तो हो जाएगा आपका 6x + 18 = 5y + 15। ठीक है। आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा आपका 5y - 6x। अब 15 को उधर भेज दीजिए, = हो जाएगा आपका 18 में 15 गया 3। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इसमें से आप x या y का किसी का भी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक से आप निकाल लीजिए x या y का वैल्यू। चलिए हम इसी से y का वैल्यू चलिए निकाल देते हैं। तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 3 + 6x/5। यह आ गया मेरा y का वैल्यू। अब हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पहले इसको नोट करिए। चलिए लिख दीजिए, पुटिंग the value of y in equation first। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखते हैं रखने पे क्या होता है। तो मेरा इक्वेशन है 9y। अब y का वैल्यू क्या है, 3 + 6x/5। तो यह हो गया 9y - 11x = 4। अब इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 27 आपका + 9 × 6 = 54x/5 - 11x = 4। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो = हो जाएगा मेरा क्या, 27 + 54x। अब 5 × 11x क्या हो जाएगा, माइनस में है तो -11 × 5 = 55x/5 = 4। ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो मेरा हो जाएगा 55x माइनस में है, इधर 54x प्लस में है तो हो जाएगा मेरा -x। तो 27 - x = 20। इसलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 27 - 20 यानी 7। अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू क्या आएगा देखिए। अब आगे लिखिएगा, चूँकि y बराबर मेरा हम क्या जुम किए हैं 3 + 6x/5, तो हम लिख सकते हैं 3 + 6 × 7/5। इसको सॉल्व करिए, 6 × 7 = 42, 42 3 हो गया आपका 45, 45/5 हो जाएगा आपका 9। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू आया मेरा 7 और y का वैल्यू आ गया 9।
तो हम लिख सकते हैं सो द फ्रैक्शन विल बी, क्या होगा आपका x अपॉन वाई माने हैं तो 7/9 आंसर। हिंदी वाले लिख लीजिए, अतः भिन्न 7/9 होगा आंसर। नोट करिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देख लीजिए। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु, उनकी दिया हुआ है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी जैकब और उसका पुत्र का हमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम आपको क्या ट्रिक सिखाए हैं, जो पूछे उसी को करना है एज्यूम। छः नंबर है सर, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is X year and the present age of his son Y year। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, जो पूछा हम उसको मान लिए। वर्तमान उम्र पूछ रहा था, वर्तमान उम्र हम मान चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलना है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। अब अभी आपका वर्तमान उम्र है 5 साल सपोज करिए, तो 3 साल बाद आपका क्या होगा 8 साल। 5 प्लस क्या कर दिए 3, तो अभी जैकब का वर्तमान एज कितना है x ईयर, तो 5 साल बाद उसका कितना हो जाएगा x + 5 ईयर। तो हम लिखेंगे x + 5 ईयर। ये हम चल गए 5 साल बाद की दुनिया में, जो कि है जैकब का आयु। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 साल बाद का हम दुनिया में गए हैं, तो उसका पिता का यदि 5 साल बाद का हम उम्र देख रहे हैं x + 5, तो उस समय उसका बेटा का भी तो उम्र बढ़ जाएगा। हम 5 साल बाद गए तो उसका बेटा का भी उम्र 5 साल ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये रहा उसका बेटा का उम्र y + 5, दोनों का उम्र 5 साल बाद का है। अभी से 5 साल बाद की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है 3 गुनी हो जाएगी। यानी ये जो x + 5 है, ये जो जैकब का उम्र है, इसके पुत्र के उम्र से 3 गुना है। अब यदि इन दोनों आपका एक्सप्रेशन को इक्वेट करना है, तो हमको क्या करना होगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाला x + 5 वाला जो टर्म है y + 5 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब चूंकि यह 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए इसको भी 3 दे देते हैं। इसके पास एक लड्डू है, इसके पास नहीं है, तो इसको भी एक लड्डू दे देते हैं, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको 3 गुना ज़्यादा पावर है, इसको नहीं था, तो इसको भी 3 गुना ज़्यादा पावर दे दिए, तब दोनों इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा। x + 5 = मेरा हो जाएगा 3y + 15, और आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3y - x = -10। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब अगेन देखिए क्या कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब 5 साल पहले की दुनिया में हम चलते हैं। अभी आपका उम्र है 5 साल, तो 5 साल पहले आपका कितना उम्र होगा 0 साल, कुछ नया उम्र होगा।
चलिए 10 साल लेते हैं, अभी आपका उम्र है 10 साल, तो 5 साल पहले आपका उम्र कितना होगा 5 वर्ष। तो अभी जैकब का उम्र है x वर्ष, प्रेजेंट एज क्या चल रहा है x वर्ष। तो चलिए 5 साल पहले की दुनिया में हम चलते हैं, तो उस समय उसका पिता का यानी जैकब का आयु कितना होगा x - 5 ईयर, x - 5 ईयर। तो उसका उस समय पुत्र का आयु कितना होगा y - 5 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो जैकब का उम्र है उसके पुत्र की उम्र से हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं 7 गुना ज़्यादा है, यानी ये जो x - 5 वाला टर्म है y - 5 वाले टर्म से 7 गुना ज़्यादा है। अब ये 7 गुना ज़्यादा है, ये तो 7 गुना कम है। अब दोनों को इक्वेट अगर हमको करना चाहते हैं तो हमको इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा के, तो होगा मेरा x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35। अब इसको सॉल्व करिए तो 7y - x = हो जाएगा आपका 35, उधर चल जाएगा तो 30। यह हो गया समीकरण 2। अब इसमें से हम चलिए x का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। x बराबर मेरा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन के रूप में 7y - 30। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किससे सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए चूँकि इससे हम समीकरण निकाल चुके हैं तो अब मिटाएंगे, आप पहले नोट कर लीजिए, हिंदी लिख देते हैं पहले। माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्र की होगा वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, और यहाँ हिंदी वाले पुनः। ठीक है, नोट करिए, अब मिटा रहे हैं। ये लिखने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम सेकंड से निकाले हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यह है आपका समीकरण फर्स्ट और यह है आपका समीकरण सेकंड। ठीक, तो देखिए फर्स्ट में रखने पे क्या होता है 3y माइनस x का वैल्यू क्या है 7y - 30, 7y - 30 इजिकल टू क्या है -10। चलिए सॉल्व करते हैं। 3y - 7y, 3y - x है। ठीक है, -7y प्लस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इजिकल टू -10। ठीक है, अब 3y में 7y जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो बचेगा मेरा -4y। अब प्लस 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -30, तो यहाँ पे -10 दिया हुआ है, अब -30 इसके साथ ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा -40, माइनस माइनस दोनों साइड कट गया, इसलिए y बराबर मेरा हो जाएगा 10। 10 का अर्थ क्या है ईयर, यहाँ क्योंकि उन्हें है आपका y ईयर। ठीक है, इसलिए अब आगे लिखिएगा x बराबर क्या है 7y - 30 या 7y का वैल्यू क्या आया है 10, तो 7 × 10 - 30, तो 70 - 30 आपका क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको नोट करिए, x का वैल्यू आया है मेरा 40 ईयर और y का वैल्यू आया है 10। ईयर नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ डिजिट में है आपका। अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x के जगह पे आप लिख दीजिएगा 40 ईयर, और फिर उसके बाद लिखिएगा एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, यहाँ पे इज लगा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। y के जगह पे आपको क्या देना है 10 ईयर, और यहाँ पे माना को हटा दीजिएगा और लेट को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः
माना की को हटा के लिखना है अतः, इसके जगह पे लिखिएगा अतः जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। तो आज का यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे और उसको बताएंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।